नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया है। टाटा समूह के चेयरमैन रतन टाटा पिछले कुछ दिन से बीमार थे। रतन टाटा ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। वे 86 वर्ष के थे। उन्हें तबीयत बिगड़ने पर बुधवार को आईसीयू में एडमिट कराया गया था। उनके निधन ने देश भर में शोक ला दिया है। उद्योग जगत से लेकर राजनीतिक जगत में लोग दुखी हैं और भरे मन से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक उनके पार्थिव शरीर को मुंबई के एनसीपीए यानी नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। तो टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा मुंबई के अस्पताल में उनका निधन हो गया। बताया जा रहा है कि 86 साल के उद्योगपति रतन टाटा जब बीमार हुए तो अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उन्होंने अंतिम सांस ली है। रतन टाटा के निधन के बाद से उद्योग जगत में, राजनीतिक जगत के साथ साथ पूरे देश में शोक की लहर। एक बड़े बिजनेस टाइकून जिन्होंने बताया कि कैसे अपनी मेहनत के बल पर बड़ा बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। मुकेश अंबानी ने भी कहा कि हमने अपना एक प्रिय मित्र खो दिया है, तो एक बहुत बड़ा नुकसान, अपूरणीय क्षति उद्योग जगत के लिए। बताया कि तबीयत बिगड़ी थी। तबीयत बिगड़ने के बाद से बुधवार को आईसीयू में रतन टाटा को एडमिट कराया गया था और उसके बाद से तबीयत उनकी सुधरी नहीं और उन्होंने अंतिम सांस ली है। तो उनके निधन से देश भर में शोक की लहर। बता दें कि सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक अंतिम दर्शन किए जा सकेंगे। राजकीय सम्मान से विदाई रतन टाटा की जाएगी। 28 दिसंबर 1937 में जन्म और 9 अक्टूबर 2024 से वो तारीख जब अंतिम सांस रतन टाटा ने लिया। रतन नवल टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हुआ है। बता दें कि करीब 11 बजे का रात का वक्त जब उन्होंने अंतिम सांस ली। बता दें कि मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल की आईसीयू में उनको भर्ती कराया गया था और बताया जा रहा है कि उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे, क्योंकि उम्र लगातार बढ़ रही थी। और ऐसे में हालांकि इस समय में भी कई वो इवेंट्स में लगातार हिस्सा लेते रहे, मजबूती के साथ अपनी बात रखते रहे, लेकिन आखिरकार उनका निधन हुआ। बता दें कि निधन के बाद से कई एक साथ जो एक्सपर्ट पोस्ट है वो भी सामने आए और रतन टाटा के बारे में लोग इस बात का चर्चा भी करते हैं कि ईमानदारी, चाहे वो नैतिक नेतृत्व की बात हो और चाहे परोपकार हो, इसके लिए रतन टाटा जाने जाते थे, अपनी सादगी के लिए जाने जाते थे। और बता दें कि रात के करीब 2 बजे उनका पार्थिव शरीर जो है वो अस्पताल से उनके घर ले जाया गया। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। रतन टाटा की उपलब्धियों की अगर बात करें तो 2008 वर्ष जब भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसे पद्म विभूषण कहा जाता है, वो भी उन्हें मिला। तो कई अवार्ड से वो सम्मानित भी किए गए। तो वहीं रतन टाटा के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने लिखा, रतन टाटा एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, एक दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। साथ ही उनका योगदान बोर्डरूम से कहीं आगे तक गया। उन्होंने अपनी विनम्रता, दयालुता और हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता के कारण कई लोगों को अपना मुरीद बना लिया। तो देखिए, रतन टाटा के निधन के बाद से कई उद्योगपति शोक जाहिर कर रहे हैं, उनकी यादों को भी सजो रहे हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरीके के इंसान वो थे और कई अवार्ड से सम्मानित भी अपने काम को लेकर के किए गए। बता दें कि 2000 में
पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो टाटा सन्स के चेयरमैन जिनका निधन रतन टाटा का हुआ है, और इस बीच अलग अलग लोगों ने शोक जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रतन टाटा की जब मुलाकात हुई तब की तस्वीर साझा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, और उन्होंने लिखा कि टाटा एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। उनका योगदान बोर्ड रूम से कहीं आगे तक गया। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो यादें हैं, उन यादों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संजोया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला है, और 3 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जहां देखिए ब्रिज कैंडी अस्पताल में जब 11:30 बजे का वक्त था, निधन हुआ रतन टाटा का। दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां पार्थिव शरीर को घर लेकर के पहुंचाया गया, और आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार रतन टाटा का किया जाएगा। तो रतन टाटा के निधन पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने भी दुख जताया है। उन्होंने कहा कि RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने रतन टाटा के निधन पर दुख जताया है, और कहा है कि यह भारत और भारतीय उद्योग जगत के लिए बहुत दुखद दिन है। रतन टाटा का निधन सिर्फ टाटा समूह के लिए ही नहीं, बल्कि हर भारतीय के लिए एक बड़ी क्षति है। व्यक्तिगत स्तर पर रतन टाटा के निधन ने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है, क्योंकि मैंने एक प्रिय मित्र खो दिया है। रतन टाटा के निधन पर शोक जताया है। सीएम नीतीश कुमार ने दुख जताया है। नीतीश ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने भी दुख जताया है। तो कई बड़े पॉलिटिकल लीडर्स जिन्होंने रतन टाटा के निधन के बाद से दुख व्यक्त किया है। बता दें कि झारखंड में राजकीय शोक की घोषणा की गई है। इसके साथ साथ झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने दुख जताया है। नीतीश कुमार ने भी गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। तो रतन टाटा के निधन पर शोक की लहर, और ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री से लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुख जताया है। इसके साथ साथ झारखंड में राजकीय शोक की घोषणा भी की गई है। तो रतन टाटा जिनका निधन हुआ है, और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जब अवार्ड से सम्मानित किए गए थे रतन टाटा। और रतन टाटा के लिए भी कई यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि बड़े बिजनेस टाइकून, और उन्होंने भारत के विकास के लिए भी एक बड़ी भूमिका निभाई। अलग अलग सरकारों के साथ उन्होंने काम किया। विदेश के स्तर पर भी उन्होंने कई जो बिजनेस रिलेशंस है उसको भी उन्होंने स्थापित किया, और इसके लिए वो जाने जाते हैं कैसे व्यापारिक संबंध अन्य देशों के साथ अच्छे हों। इसके लिए चाहे उनके कई प्रोडक्ट्स की बात करें, इसमें अव्वल रतन टाटा की कंपनी रही, और टाटा ने कई ऐसे बड़े काम किए, और उन बड़े कामों का नाम आज भी है, और उस प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल जो है वो हम भारतीय करते हैं। तो उन्होंने बताया कि कैसे हम स्वदेशी चीज़ें जो हमारे देश में बन रही हैं उनका इस्तेमाल हम कैसे करें, और हमारी तकनीक कितनी आगे है, और देश उसका इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकता है, ये रतन टाटा ने सिखाया। तो कई ऐसे क्षेत्र जिसमें रतन टाटा का महत्वपूर्ण योगदान। बढ़ेंगे आगे, और पटना से बड़ी खबर है जहां अनुशासन पर शिक्षा विभाग सख्त नजर आ रहा है। स्कूलों में अनुशासन पर शिक्षा विभाग सख्त है। कड़ाई से अनुशासन पालन करने का आदेश दिया गया है। निदेशक प्रशासन ने सभी डीईओ को पत्र भेज दिया है। शिक्षक को फॉर्मल ड्रेस में स्कूल आना होगा, तो यह आदेश जारी किया गया है ताकि अनुशासन स्कूल में बना रहे।
जींस टी शर्ट में शिक्षक अब स्कूल नहीं आ सकेंगे। शिक्षा विभाग को शिक्षकों की शिकायत मिली। सोशल मीडिया यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम को लेकर भी आदेश सामने आ चुका है। स्कूल में डांस, डिस्को, डीजे का वीडियो सोशल मीडिया पर डाले जाने की शिकायत के बाद से रोक इस पर लगा दी गई है, तो अनुशासन पर शिक्षा विभाग सख्त नजर आ रहा है। हरियाणा में बीजेपी की जीत और कांग्रेस की करारी हार के बाद कांग्रेस सपनों के ही निशाने पर आ गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर आम आदमी पार्टी और शिवसेना का उद्धव गुट सब कांग्रेस को खरी खोटी सुना रहे हैं। यही नहीं, बिहार में राजनीतिक बयानबाजी का दौर तेज है। ये रिपोर्ट देखिए। मंगलवार की सुबह तक हरियाणा में जीत की जलेबी बांट रही कांग्रेस को अंदाजा भी नहीं था कि दिन चढ़ने के साथ उसके अरमानों पर हार की चाशनी फैल जाएगी। और जैसे ही एक और हार गले तक पहुंची, विरोधी तो विरोधी, अपनों ने भी तानों का कड़वा घूंट पिलाना शुरू कर दिया। तो हमारे जो मित्र है हुड्डा जी या कांग्रेस के नेता है, उनको लगा कि हम ही जीतेंगे। केजरीवाल ने कांग्रेस का नाम तो नहीं लिया, लेकिन अपने नेताओं को ओवर कॉन्फिडेंस में न रहने की हिदायत जरूर दी और उनके सिपा सलार राघव चड्ढा शायराना अंदाज में बिना नाम लिए कांग्रेस पर तंज कस दिया। हमारी आरजू की फिक्र करते तो कुछ और बात होती, हमारी हसरत का ख्याल रखते तो एक अलग शाम होती। आज वो भी पछता रहा होगा मेरा साथ छोड़कर, अगर साथ साथ चलते तो कुछ और बात होती। अब जब अपने नसीहत दे रहे हैं तो भला विरोधी निशाना साधने से क्यों चूकते। जीत मिली है, बहुत लोगों की जो जबान लंबी हो गई थी, अब वो लंबी लंबी जबान जो है कंट्रोल में रहेगी। राज्यसभा सांसद और आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आने वाले दिनों में जहां जहां चुनाव होंगे, नतीजा यही होगा। स्वाभाविक रूप से इसका असर तो होगा। जो एलआई पार्टी है, कांग्रेस के साथ वाले लोग हैं, वो हावी होंगे। वहीं जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि पीएम मोदी पर अभी भी जनता को भरोसा बरकरार है और झारखंड के बाद बिहार में चुनाव परिणाम एनडीए के पक्ष में होगा। इसका प्रभाव पूरे देश पर, बिहार पर भी है। हालांकि अब कांग्रेस भी आत्ममंथन की बात कर रही है, लेकिन मंथन के साथ सवालों का ठीकरा ईवीएम पर भी फोड़ रही है। सवाल है कि क्या ऐसे आत्ममंथन से कांग्रेस का भला होगा। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और दरभंगा से विपिन कुमार दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक और कांग्रेस की हार पर सियासत तेज है। कांग्रेस फिर ईवीएम पर सवाल उठा रही है, जिस पर एनडीए ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। कांग्रेस के आरोप पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, कांग्रेस सिर्फ हारने पर बहाने ढूंढती है। सम्राट चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हार के लिए ही जानी जाती है, तो मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि कांग्रेस के नेता हार को पचा नहीं पा रहे हैं। मंत्री शरण कुमार ने कहा कि आंतरिक कलह की वजह से कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। कांग्रेस स्वीकार करे या न स्वीकार करे, उसके स्वभाव में है। जब कांग्रेस हारती है ना, तब बहाना ढूंढती है। कभी चुनाव आयोग पर अविश्वास जताती है, कभी जनता पर अविश्वास जताती है। और हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब दिया है। जितना था ना राहुल गांधी जी का विदेश, चीन और पाकिस्तान के साथ सुर मिलाना, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए अपमान करने जैसे शब्दों का प्रयोग करना, विकास से तो मतलब है नहीं। हरियाणा की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास को स्वीकार किया है। कांग्रेस पार्टी अब हारने के लिए जानी जाती है और कांग्रेस पार्टी इस लोकतंत्र की हत्या कर रही है। जिस तरह लोकतंत्र में हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति विश्वास व्यक्त किया, इसके लिए हरियाणा की जनता को धन्यवाद देता हूं। जब वो हारते हैं तो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं और जब जीतते हैं तो कहते हैं कि जनता उनके साथ है। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि अगर हार को भी स्वीकार कीजिए और जीत में भी जनता के साथ खड़े रहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कांग्रेस के नेताओं का, वो हार को पचा नहीं पाते हैं और हार का ठिकरा कभी ईवीएम मशीन पर, कभी एग्जिट पोल पर डालते हैं। अपनी नाकामी के ध्यान नहीं रहता है। अरे भाई, उसमें तो आंतरिक कला है ही है। वो लोग तो आज मिटे कल मिट ही जाएंगे। पूरे देश से सफाया उनका होने वाला है।
हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत के बाद पीएम मोदी ने हरियाणा की जनता को धन्यवाद दिया और एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी पर जोरदार प्रहार किया। पीएम ने कांग्रेस पर बांटने की राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राजनीतिक लाभ के लिए हिंदुओं को बांटना चाहती है। हरियाणा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। बीजेपी ने कांग्रेस को जबरदस्त पटकनी दी और तीसरी बार सत्ता में वापसी कर ली। हरियाणा की जीत के बाद पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम समाज में कितनी जातियां हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेसी नेता मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं, लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जात से ही शुरू करती है। कांग्रेस जानती है कि हिंदू समाज जितना बटेगा उतना ही उसे राजनीतिक फायदा होगा। कांग्रेस के एक भी नेता ने कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं, लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हिंदुओं को बांटने और मुसलमानों के मन में भय का माहौल पैदा करने का आरोप लगाया है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस का फॉर्मूला साफ है कि मुसलमानों को डराते रहो, उनको भय दिखाओ, उनको वोट बैंक में कन्वर्ट करो और वोट बैंक को मजबूत करो। तो अब सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस जातिवाद फैलाकर हिंदुओं को बांट रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पशुपति पारस को रामविलास पासवान का असली उत्तराधिकारी माना है। मांझी ने पशुपति पारस को रामविलास पासवान का स्वरूप बताया है। पशुपति पारस से ही उनकी रिक्ति की भरपाई होगी। मांझी के इस बयान पर जमुई सांसद अरुण भारती ने पलटवार किया है। अरुण भारती ने कहा कि चिराग पासवान रामविलास पासवान के असल उत्तराधिकारी हैं। चिराग को सिर्फ परिवार ही नहीं, लोगों का समर्थन भी हासिल है। रामविलास बाबू तो चले गए हैं, लेकिन उनके स्वरूप पारस बाबू हैं और हम लोगों को आशा है कि पारस बाबू से शायद उनकी जो रिक्ति है उसको हम लोग पूरा कर सकें। पूरे पार्टी को और परिवार को एक रखने की जो उनकी क्षमता और प्रतिभा रही है, अगर कोई उनको सही तरीके से उनकी कमी को पूरा कर सकता है, उस विरासत को अगर आगे ले जा सकता है, तो वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ही हैं। आप मुझे पशुपति पारस जी का पिछले 3 सालों में उनका एक कृत्य बता दीजिए जहाँ पे उन्होंने पार्टी और परिवार को एक रखने का काम किया हो। और इस बात को मैं ही नहीं मानता, प्रधानमंत्री और हमारे इंडिया के सहयोगी भी मानते हैं। तो एक छोटे से ब्रेक का वक्त और इसके साथ साथ न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हर खबर आपको इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलती रहेंगी।